3, 2, 1. नमस्कार साथियों, सोनू बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट मनी प्रमोटर। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। साथियों, ऑनलाइन रोजगार नेटवर्क मार्केटिंग यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। चलते हैं वीडियो की तरफ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. NIC की तरफ से मैं सबका फॉर्मली स्वागत करता हूँ इस सेशन में। और हम लोग जैसा कि सब्जेक्ट है आज का, उस सब्जेक्ट के हिसाब से अपनी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। एक मिनट में जरा चैट को सामने रख लेता हूँ, कहीं में कुछ देख। यस प्लीज। तो आज का सब्जेक्ट जैसा है, ये है वुमेन्स हेल्थ। कैसे रखें अपने सौंदर्य और स्वास्थ्य का बेहतर ख्याल। और ये जो पूरा का पूरा सेशन है वो नेक्स्ट मनी हेल्थ अवेयरनेस इनिशिएटिव की तरफ से है। अब हमारा जो तरीका होता है हर बार अपने सेशन का, उसमें हम क्या करते हैं, तो हम वाई की बात पहले करते हैं। वी मेक आवर वाई बिगर, WHY। वाई को हम बड़ा करते हैं, और जब वाई को बड़ा करते हैं तब जाके हाउ बहुत इजी हो जाता है। बिगर इज योर वाई, इजियर इज योर हाउ। तो हम यहाँ पे भी पहले वाई को समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है। और जब वाई को हम समझ जाएंगे तो ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। और उसी कड़ी में समझते हुए, यदि वुमेन हेल्थ को समझना है, वुमेन हेल्थ को ख्याल रखने के लिए, वुमेन हेल्थ का ज्यादा केयर लेने के लिए, या उस पर अपना कंट्रोल लेने के लिए, ये जरूरी है कि वुमेन हेल्थ को पहले समझा जाए। और वुमेन हेल्थ को समझने के लिए हमें वुमेन की बॉडी को पहले समझना पड़ेगा कि वो पुरुष के बॉडी से डिफरेंट कैसे है। हमें वुमेन की बॉडी को समझना पड़ेगा कि वो पुरुषों की शरीर से उनका शरीर डिफरेंट कैसे है। क्योंकि जब तक डिफरेंस नहीं समझ में आएगा तब तक तो हम वही वाली बात करेंगे जो बात हम पुरुष के लिए करते हैं, वही महिला के लिए करेंगे। तो फिर क्या होगा कि फिर वो वाली बातें नहीं हो पाएंगी जिसकी जरूरत एक्स्ट्रा ख्याल रखने के लिए चाहिए। वो वाली बातें नहीं हो पाएंगी जिसकी जरूरत उस सौंदर्य को उस लेवल पे मेंटेन रखने के लिए चाहिए। ब्यूटी सब में होती है, मेंटेन रखने की बात होगी, उसको निखारने की बात होगी। और ब्यूटी कम्स फ्रॉम विद इन। सौंदर्य जो है अंदर से आएगा। क्रीम लगा लेने से, कोई पैचअप कर लेने से, कोई मेकअप कर लेने से, या कोई तरीके से कवर अप करने से थोड़ी देर के लिए हो जाएगा। चेहरा धुलने के बाद फिर वो क्लियर हो जाएगा। और जब तक लगा रहेगा तब तक स्किन के साथ वो रिएक्शन करता रहेगा। बिकॉज सारे के अंदर पैराबेन्स हैं, सारे के अंदर सल्फेट है, SLS है, SLES है, और ये सारा का लिपापोती हम कंटिन्यूस करते रहते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि ब्यूटी विल कम फ्रॉम विद इन। यदि क्या बोलते हैं, आपका पोषण प्रॉपर है, आपके सारे के सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर हैं, आपका जो है दिनचर्या प्रॉपर है, आपका जो बोलते हैं ना कि डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ इज योर माइंड। आपका माइंड जो है खुश है, और ये हर कुछ बैलेंस्ड है, हार्मोनल बैलेंस मेंटेन्ड है, तो फिर हर चीज प्रॉपर होगी, हर चीज बढ़िया होगी, निखर के होगी। तो पहले हेल्थ की भी बात करेंगे, उसकी भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम समझते हैं कि महिला का शरीर पुरुष के शरीर से डिफरेंट क्यों है, एंड व्हाट केयर दे टेक, और व्हाट केयर दे शुड बी टेकिंग, व्हाट प्रोसेसेस दे गो थ्रू, and what process they should be knowing that they go through this process. Because पुरुष बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं जिससे नहीं गुजरते, महिलाएं गुजरती हैं। तो पहले हम उसको समझते हैं। So let's get started. पहला हम स्लाइड आपके सामने रख रहे हैं, और इस स्लाइड में मैं ये बताना चाहता हूं कि थ्रू आउट लाइफ a woman's body goes through hormonal changes. कंटिन्यूअस हार्मोनल चेंज वुमेन की, महिला की शरीर में होता रहता है थ्रू आउट देयर लाइफ। और इसीलिए मैंने एक तस्वीर इस तरीके की रखी है कि बच्चा जब जन्म लेता है तब से लेके एक बूढ़ा होने तक वुमेन का शरीर कंटिन्यूअस चेंज में जाता है थ्रू आउट द लाइफ। महिला का शरीर हार्मोनल चेंज से गुजरता है और ट्रिमेंडस शिफ्ट्स लेते जाता है एक के बाद एक। और वो हार्मोनल चेंज साल में होता है, प्रहर में होता है, मंथ में भी होता है। वो कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है। तो महिला पहले जो है पुबर्टी की तरफ बढ़ती है, फिर उसके बाद और ग्रो होते हैं, फिर उसके बाद स्टेजेस पे स्टेज चलती रहती है। मेंस्ट्रुअल स्टेज खत्म होने के बाद आपका मेनोपॉजल स्टेज की बात होती है। फिर मेनोपॉजल के पहले पेरी मेनोपॉजल होता है कि मैंने मेनोपॉजल के आसपास आ गए। फिर पोस्ट मेनोपॉजल के अपने इफेक्ट्स हैं,
अपने प्रॉब्लम्स हैं और अपने खासियत हैं। तो ये एक के बाद एक एज वाइज होता रहता है, हर मंथ में होता रहता है, ये चीजें चलती रहती हैं। तो ये बेसिकली हार्मोनल चेंजेस हैं जो एक तरीके का शिफ्ट लाती है हर बार। और भारत की बात करें तो इन इंडिया वुमेन की लाइफस्टाइल जो है ज्यादा से ज्यादा डिमांडिंग होती है कि फैमिली का अटेंशन दिया जाए रादर देन हरसेल्फ। ये कल्चर में ही है, ये ट्रेडिशन में ही है, ये शायद भारतीय संस्कृति में ही चला आया है कि आप घर में भी चेक करके देख लें, अपने मदर के बारे में सोचें, अपनी वाइफ के बारे में सोचें, अपने सिस्टर के बारे में सोचें, जो भी महिला आपके घर में है उसके बारे में सोचें, तो आप ये हमेशा से देखेंगे कि ये भारतीय संस्कृति में ये चली आई है कि वुमेन का जो लाइफस्टाइल होता है वो मोस्टली फैमिली मेंबर्स के डिमांड के हिसाब से चलता है। मतलब डिमांडिंग लाइफ होता है उनका, वो केयर लेने का एक ठान के चलते हैं कि हमको उनका केयर लेना है। अब सबके खाने का क्या है, सबके मेंटेन होने का क्या है, सब जरूरतों को पूरा करने का जो बात है वो महिला के पास अपने आप आ जाता है, बिकॉज वो पूरा का पूरा होम मेकर वाला सिस्टम होता है। खाना से लेके व्यवस्था तक ये पूरा आ जाने की वजह से क्या होता है कि फैमिली फर्स्ट हो जाता है, वुमेन बाद में हो जाते हैं। अब इसको इतना डिटेल बता क्यों रहा था मैं, क्योंकि यही वो कारण है जिसकी वजह से वो लोग अपने हेल्थ को, अपने न्यूट्रिशन को, अपने केयर को लो प्रायोरिटी में रखते हैं। उनकी टॉप प्रायोरिटी में नहीं आती। टॉप प्रायोरिटी में मदर का, फादर का, बच्चे का, पति का, भाई का, जिसका भी है उसका केयर रहता है। अपना केयर, अपना स्वास्थ्य, अपना न्यूट्रिशन, ये सारा कुछ लो प्रायोरिटी में चला जाता है। प्रायोरिटी रहता है लेकिन लो प्रायोरिटी रहता है। और आज की डेट में जहां पे हम प्रायोरिटी को प्रायोरिटाइज करते रहते हैं, हमारी प्राथमिकता की प्राथमिकता चलती रहती है, उसमें लो प्रायोरिटी वाला फाइल कभी निकलता ही नहीं। आप अभी देख लीजिए, आप यदि कुछ वर्क करते हैं और थिंग्स टू डू का लिस्ट बनाते हैं, आज क्या क्या करना है, उसमें कोई चीज यदि लो प्रायोरिटी में है तो वो कभी आनी ही नहीं है, क्योंकि उतना टाइम ही आपके पास नहीं होने वाला है। शाम तक प्रायोरिटी के ऊपर प्रायोरिटी आती जाएगी। तो प्रायोरिटी यदि लो है तो वो आपके हेल्थ की प्रायोरिटी है। योर हेल्थ, वुमेन की बात मैं कर रहा हूं और सारी वुमेन्स आउट देयर को मैं बोल रहा हूं कि आपकी हेल्थ टेक्स द बैक सीट। वो हमेशा बैक सीट लेता है और उस पर आपका ध्यान नहीं होता है। अननोइंगली आप ऐसा नहीं चाहते कि मेरा हेल्थ बिगड़ जाए, आप ऐसा नहीं चाहते कि मेरा न्यूट्रिशन कम हो जाए, लेकिन आपकी प्रायोरिटी चूंकि आपने लो रखी है तो वो वहां पे पड़ी रह जाती है। और महिलाओं के पास यूनिक हेल्थ इश्यूज होते हैं जो पुरुषों के पास शायद नहीं होते। यूनिक हेल्थ इश्यू होते हैं। एंड सम ऑफ द हेल्थ इश्यूज की बात यदि की जाए तो वो जो है महिला पुरुष दोनों को अफेक्ट करेंगे। लेकिन जैसे मान लीजिए कि हार्ट अटैक होगा, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम होगी, अर्थराइटिस होगा, जो भी कुछ होगा वो दोनों को होगा, डायबिटीज होगा, दोनों को होगा। लेकिन वही बीमारी पुरुष को डिफरेंट तरीके से असर करेगी, महिला को डिफरेंट तरीके से असर करेगी। अफेक्ट जो होगा वो डिफरेंट होगा। तो दो तीन चीजें मैंने बताई यहाँ पे इस स्लाइड में कि महिला का हेल्थ इश्यूज जो होगा वो यूनिक होगा, और जो कॉमन हेल्थ इश्यूज भी हैं वो महिला को डिफरेंट तरीके से होगा। तो इसलिए हमें ये जानने की जरूरत है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, वो किस तरीके से इतना डिफरेंट है। मेन एंड वुमेन आर डिफरेंट। इस पे बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं, ह्यूमर बनाए गए हैं, बहुत सारे रिसर्च बनाए गए हैं, बहुत सारा स्टडी हुआ है। लेकिन मैं एक कोर की बात करता हूं जहां पे हम डिफरेंशिएशन समझ जाएं कि महिला का शरीर पुरुष के शरीर से अलग कैसे है, डिफरेंट कैसे है। और ये अंतर जानना इसलिए भी जरूरी है बिकॉज मेन एंड वुमेन हैव गॉट टू डिफरेंट वेज ऑफ डीलिंग विथ एवरीथिंग। उनका बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट है। सबसे पहले यदि हम फिजिक की बात करें तो बॉडी स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है, सो दैट कि उनका जो सेल है, जो ऑर्गन है उनकी बॉडीज का, वो भी एक एक चीज अफेक्ट होता है, एक एक सेल, एक एक ऑर्गन अफेक्ट होता है कि वो मेल है कि फीमेल है। फीमेल का होगा तो स्ट्रक्चर अलग है, सेल अलग है, तरीका अलग है, यहां है तो तरीका अलग है, सब कुछ तरीका अलग है। तो ये इतना डिफरेंट है। इट इज ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। ये जो एस्ट्रोजन और एंड्रोजेंस की बात हम करें तो ये मेल हार्मोन और फीमेल हार्मोन की बात हो रही है। एस्ट्रोजन जो है वो जो है फीमेल हार्मोन है और एंड्रोजेंस मेल हार्मोन है। और ये जो है मेल हार्मोन और फीमेल हार्मोन तो हैं, लेकिन एस्ट्रोजन और एंड्रोजन दोनों महिला में प्रेजेंट होता है और एस्ट्रोजन और एंड्रोजन दोनों पुरुष में भी प्रेजेंट होता है।
इस बात को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, बिकॉज ये समझ लेंगे तो वाई थोड़ा ज्यादा क्लियर रहेगा। एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है और एंड्रोजन मेल का हार्मोन है, और दोनों ही फीमेल सेक्स हार्मोन है, मेल सेक्स हार्मोन है। लेकिन एस्ट्रोजन और एंड्रोजन दोनों ही महिला में प्रेजेंट होता है, और एस्ट्रोजन एंड्रोजन दोनों पुरुष में प्रेजेंट होता है, और दोनों की दोनों जगह पे इस्तेमाल है। और यहीं पे डिफरेंस आ जाता है, और यहीं पे महिला का शरीर पुरुष के शरीर से अलग हो जाता है, उसको अलग तरीके की केयर की जरूरत पड़ती है। अब ये क्या डिफरेंस है? सबसे पहले टेस्टोस्टेरोन की बात करिए या एंड्रोजेंस की बात कीजिए। एंड्रोजन जो पुरुष हार्मोन है वो पुरुष में तो होता ही है, लेकिन एस्ट्रोजन भी पुरुष में होता है। सो मच सो दैट कि पुरुष का जो सीमेन है या वीर्य है वो एस्ट्रोजन की मदद से बनता है। इतना कॉम्प्लेक्स शरीर बना हुआ है। लेकिन हम अभी महिला की बात कर रहे हैं तो थोड़ा महिला में जाते हैं, और महिला की बात करें तो एस्ट्रोजन उनका हार्मोन है, लेकिन एंड्रोजन यदि उनके पास है और उसका बैलेंस इधर उधर है तो तमाम तरीके की प्रॉब्लम्स आएंगी, और वो सारी प्रॉब्लम्स भी हम थोड़ा सा समझेंगे आगे की स्लाइड्स में। तो समझते हैं कि मेन एंड वुमेन आर डिफरेंट, और ये इसलिए भी है कि डिपेंडिंग ऑन मेल और फीमेल बॉडी के जो सेल्स हैं, जो डीएनए हैं, उसकी जो संवाद है उसमें भी फर्क आता है। जो डीएनए को रीड करने की बात आती है वो भी डिफरेंट होती है। इवन द बैक्टीरिया इन आवर इंटेस्टाइन, आंत में जो हमारे बैक्टीरिया होती है, बिकॉज पूरा का पूरा आंत जो है बैक्टीरिया से चलता है, उसमें गुड बैक्टीरियाज हैं, बैड बैक्टीरियाज हैं। यदि गुड बैक्टीरिया ना हो तो खाना पचे ही नहीं, क्या बोलते हैं, डाइजेशन ही ना हो, मेटाबॉलिज्म ही ना हो, सारा कुछ हो। तो ये पूरा का पूरा हमारा जो सिस्टम है उसमें बैक्टीरिया की बात करें, गट की बात करें, तो हमारे इंटेस्टाइन की बैक्टीरियाज, उसका फ्लूइड, ये सारा कुछ अलग अलग है। पुरुष के लिए अलग है, महिला के लिए अलग है। इतना ही नहीं, आपकी घुटना की बात की जाए, नी की बात की जाए, तो उसके लिए भी जो पूरा का पूरा वहां पे जो संरचना है, वहां पे जो स्ट्रक्चर है, वहां पे जो फ्लूइड है, वो भी डिफरेंट है वुमेन के लिए और मेल के लिए। और इसीलिए ये पूरा का पूरा फर्क आ जाता है। और थोड़ा सा फर्क को समझने की कोशिश करते हैं और जेंडर फैक्टर की बात करते हैं। ये जो साइंस है ये मेल और फीमेल के साइन है। जो पिंक वाला साइन है वो फीमेल का साइन है और ब्लू वाला साइन मेल का साइन। तो जेंडर फैक्टर की बात करें तो वुमेन जो होती हैं, महिलाएं जो होती हैं, वो जो है यदि रिमेटॉइड की बात करें, आर्थराइटिस की बात करें, तो 3 गुना ज्यादा उनको रिमेटॉइड और आर्थराइटिस होने की संभावना होती है पुरुष के बनिस्पत। ये साइंटिफिक फैक्ट है। महिलाओं को रिमेटॉइड होने का या आर्थराइटिस होने की संभावना पुरुष से 3 गुना ज्यादा होता है। और इतना ही नहीं, उनका जो ऑटो इम्यून होने डिजीज होने की संभावना है वो 8 गुना ज्यादा होता है पुरुष से। महिला को यदि कोई ऑटो इम्यून डिजीज होना है तो उसकी संभावना पुरुष से 8 गुना ज्यादा होती है। तो ये शरीर के अंदर अंदर बनावट ही ऐसी है कि इस तरीके का फर्क है। मैं कुछ 2-4 गिना के आपको एक बताना चाहता हूं कि कितना फर्क है। इतना ही नहीं, ये सब होने के बावजूद भी वुमेन जो है कम से कम 8 साल ज्यादा औसत जीती हैं पुरुष से। जो औसत उम्र है वो महिलाओं की करीब 8 साल ज्यादा है पुरुष से। 10 साल 12 साल भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन औसत 8 साल ज्यादा है, ये सब प्रॉब्लम होने के बाद भी। और कुछ हम बातें समझते हैं जेंडर फैक्टर में कि मेन का यूरिन जो होता है, पुरुष का जो पेशाब होता है, वो काफी कंसंट्रेटेड होता है। बट बजाय इसके महिला को सबसे ज्यादा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। यूटीआई का जो प्रॉब्लम होता है या पेशाब में जलन हो रही है या कुछ तरह का इन्फेक्शन हो गया, तो ये वाली जो बात होती है ये महिला में ज्यादा होती है, जबकि पुरुष का जो यूरिन है वो ज्यादा कंसंट्रेटेड है, ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो ये जो है कुछ अजीब अजीब तरीके के डिफरेंसेस हैं जिसको हमें हाईलाइट करके समझने की जरूरत है। एक और डिफरेंस यदि आप समझना चाहते हैं तो पुरुष और महिला एक ही पेन को अलग अलग तरीके से महसूस कर सकते हैं और करते हैं। पेन होगा तो पुरुष को अलग तरीके से महसूस होगा, महिला को अलग तरीके से महसूस होगा। इतना ही नहीं, वुमेन और मेल का यदि बॉडी का बात किया जाए तो उसमें यदि आप दवा लेते हैं, कोई ड्रग लेते हैं, तो उसका भी रिस्पॉन्स जो है वो अलग अलग है। पुरुष के लिए अलग है, महिला के लिए अलग है। इसीलिए महिला जब कोई दवा लेती है तो उसका रिस्पॉन्स अलग होता है, पुरुष यदि कोई दवा ले रहा है तो रिस्पॉन्स अलग होता है।
तो हमने कुछ रैंडम बातें की, इन सब चीजों से एक चीज समझने की कोशिश की कि काफी कुछ फर्क है, कोशिका में फर्क है, ऑर्गन में फर्क है, आपका पूरा का पूरा फ्लूइड्स में फर्क है, आपके घुटने में फ्लूइड जो है पुरुष के लिए अलग है, महिला के लिए अलग है। तो इस तरीके की बातें हमने समझी। अब जेंडर फैक्टर को समझते हुए और एक बात समझें, तो स्किन और हड्डी की बात करें तो पुरुष का जो स्किन होता है, चमड़ी जो होता है, वो 25% ज्यादा थिकर होता है महिलाओं से, थिक होता है। महिलाओं का स्किन बहुत पतला होता है। तो स्किन में भी ये जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, इतना फर्क है, पतला और मोटा होने का फर्क है। कितना? 25% ज्यादा। और मेन की बात की जाए तो उनकी जो डेंसिटीज होती हैं वो ज्यादा होती है, चाहे वो हड्डी की बात हो, चाहे वो स्किन की बात हो, चाहे वो प्रोटीन कोलाजन की बात हो, हर जगह पे डेंसिटी ज्यादा होती है, घनत्व ज्यादा होती है। यहां तक कि बोन, उसका टेंडेंस या उसका लिगामेंट, हर चीज की बात करें तो वो डेंसर होगा, वो ज्यादा डेंस होगा, ज्यादा घनत्व वाला होगा, ज्यादा सॉलिड होगा। और महिलाओं की बात करें तो वो थोड़ा उससे कम घनत्व वाला होगा, कम स्ट्रॉन्गर होगा। तो ये जो है इस तरीके का एक डिफरेंस आपने समझा। अब जो मेन डिफरेंस की तरफ आएंगे तो एक डिफरेंस ये है कि महिलाओं के पास मेंस्ट्रुअल साइकिल नाम की चीज होगी, जो 28 डेज में पूरा का पूरा साइकिल हो जाएगा। और ये जो है 14 साल, 13 साल, 14 साल की उम्र से लेके करीब 50 से 55 साल की उम्र तक ये चलता रहेगा। तो इसको मेंस्ट्रुएशन कहेंगे। तो मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल है, ये जो है क्या करेगा? तो लॉस ऑफ ब्लड करेगा, खून की कमी करेगा। खून की कमी करेगा तो आयरन की कमी करेगा। और ये मंथ में एक बार होगा, जो पुरुष को नहीं हो रहा है। तो क्या होगा? महिलाओं को आयरन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी पुरुष के बनिस्पत, बिकॉज पुरुष का वो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, वो साइकिल नहीं हो रहा है और वो ब्लड का लॉस नहीं हो रहा है, तो उसको जो है आयरन का भी लॉस नहीं हो रहा है। तो ये इस तरीके के फैक्टर्स जो हैं काम कर रहे हैं महिलाओं के लिए। और कब तक काम कर रहे हैं? 13-14 साल की उम्र से लेके करीब 55 साल की उम्र तक ये काम कर रहा है। तो यदि ये काम कर रहा है तो ये पूरी जिंदगी है, क्योंकि तब तक तो उम्र ही शुरू हो रही थी। और जो जिंदगी है एवरेज लाइफ, उस एवरेज लाइफ में ये पूरा हैवॉक चलता रहता है। और जब ये 55 साल और 52 साल की बात में जब वो खत्म हो गया प्रोसेस, तो खत्म हो जाने के बाद वो मेनोपॉजल स्टेज हो गया। उस समय प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ जाती हैं, जहां तक हार्मोनल बैलेंस की बात है, जहां तक प्रॉब्लम्स की बात है, जहां तक डिजीज की बात है, जहां तक डिस्कंफर्ट की बात है, वो और ज्यादा उस समय प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं और प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो यदि आप बात करें तो इनडायरेक्टली महिला प्रॉब्लम्स से कंटिन्यूअस लड़ती रहती है, सुबह दोपहर शाम, एक पूरी की पूरी सिस्टम है। 28 डेज एवरी मंथ देयर इज अ सिस्टम, ईयर इज अ सिस्टम, पूरा लाइफ का एक एक फेज इज अ सिस्टम, और वो सारा सिस्टम कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंट करता चला जाता है। तो महिला के स्वास्थ्य को समझने के लिए क्या न्यूट्रिशन लेना है, क्या करना चाहिए, वजन क्यों बढ़ रहा है, वजन कम करने के लिए क्या करना चाहिए, इन सब के पहले मैंने सोचा कि हम लोग वाई की बात करें कि क्या डिफरेंट है। महिला को पहले यह समझने की जरूरत है कि हमारा शरीर बाकी से डिफरेंट कैसे है, यूनिक कैसे है, इतना बेहतर कैसे है। प्रॉब्लम्स हैं लेकिन बेहतर कैसे है, उसको भी समझते हैं। और फिर इसमें हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं। जेंडर फैक्टर को यदि समझें तो अब मैं ओबेसिटी की तरफ जाने की बात करना चाहता हूं और समझाने की कोशिश करना चाहता हूं कि यदि डिफरेंस तो मैं बहुत सारा बताते जा रहा हूं, लेकिन अभी ये वेट गेन वाला डिफरेंस समझ लेते हैं। और इस स्लाइड को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। सारी महिलाएं आउट देयर जो इस सेशन में हैं, मैं चाहता हूं कि इस स्लाइड को आप ढंग से समझ लीजिए, क्योंकि ये जो चीज है ये आपके वेट मैनेजमेंट के, ये आपके वेट लॉस के कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से हैंडल कर लेगा। क्या है इसमें? तो यहां पे बात ये हो रही है कि जब वेट गेन की बात होती है या ओबेस होने की बात होती है, तो वुमेन जो है टिपिकली अपने जो फैट का जो एक्युमुलेशन होता है वो जो है हिप पे या थाई पे कैरी करती है। जब वजन बढ़ेगा तो वो हिप की तरफ बढ़ेगा और थाई की तरफ बढ़ेगा। जबकि पुरुष में जब ये वजन बढ़ेगा, जब उसकी बीएमआई चेंज होगी, तो उसका जो है सामने जो है पेट में बढ़ेगा, तोंद निकलेगा, पेट पे समृद्धि आ जाएगी। तो ये जो है दो डिफरेंस है। अब इस डिफरेंस के पीछे जाने की जरूरत है और समझने की जरूरत है कि फैट ऐसे डिपॉजिट क्यों हो रहा है, महिलाओं का तोंद क्यों नहीं निकल रहा और पुरुष का तोंद निकल रहा है, महिलाओं का अलग जगह पर डिपॉजिट हो रहा है। तो इसको समझने की जरूरत है और इसको हम समझेंगे आगे की स्लाइड।
तो वुमेन हैव यूनिक हेल्थ इश्यूज, इसको पहले समझते हैं। इनकी हेल्थ इश्यूज डिफरेंट है, पुरुष से बिल्कुल डिफरेंट है, कंप्लीटली डिफरेंट आप कह सकते हैं, बिकॉज इनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात अभी हमने की, प्रेगनेंसी की बात की। पुरुष प्रेग्नेंट नहीं हो रहा है, महिला प्रेग्नेंट हो रही है, 9 मंथ वूम में बच्चे को कैरी कर रही है और रिपीटेड पॉइंट ऑफ टाइम में प्रेग्नेंट हो रही है, मेनोपॉज के फेज में जा रही है। फीमेल ऑर्गन्स में अलग अलग तरीके के कंडीशंस हो रहे हैं, चाहे वो उनका ब्रेस्ट हो, चाहे वो उनका कोई और पार्ट हो, यूट्रस हो, कोई और चीज हो, हर जगह पे कैंसरस होने की संभावना ज्यादा है, फाइब्रॉइड बनने की संभावना ज्यादा है, सिस्ट बनने की संभावना ज्यादा है। सो प्रॉब्लम्स ऑलरेडी वहां पे हैं, कुछ ना कुछ है जो पुरुष के पास नहीं है। एंड दैट इज व्हाई वुमेन को हर साल में कम से कम एक बार बिना फेल हुए पूरे बॉडी की स्क्रीनिंग, जो टेस्ट कहते हैं, वो कराना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। यदि आप 30 साल से ऊपर की उम्र के हैं, 30 साल ओनली 30 इयर्स एंड अबव हैं, तो आपको विदाउट फेल साल में एक बार पूरा स्क्रीनिंग कराना चाहिए, जिसमें बोन डेंसिटी होना चाहिए, ब्रेस्ट कैंसर का टेस्ट होना चाहिए, मेमोग्राम और जो भी कुछ करना चाहिए, पैप स्मीयर होना चाहिए, सर्विकल कैंसर के लिए टेस्ट होना चाहिए। ये सारा कुछ टेस्ट जरूर होना चाहिए, बिकॉज उतने सारे वेरिएबल्स हैं। इट शुड बी टेस्टेड बिफोर इट इज टू लेट, बिकॉज इतने सारे वेरिएबल हैं, इतने सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं एक साथ, कि ये पूरा का पूरा हार्मोनल इम्बैलेंस का मामला है। थोड़ा सा बैलेंस छूटा तो थोड़ा सा इधर उधर होने वाली बात हो रही। और इसको यदि नहीं चेक कर रहे हैं तो बहुत सारे थ्रेट्स हैं जो वुमेन हेल्थ को आते हैं, और वुमेन प्रोन हो जाती है किसी न किसी बीमारी के, और बीमारियों की संख्या 1-2 नहीं है, डजन्स में। और प्रोन मतलब संभावित होते चले जाते हैं। तो बहुत सारी बीमारियों की हम बात कर रहे हैं कि वुमेन को सतर्क रहना चाहिए, और वो बीमारी जो है कहीं ना कहीं यदि सजग रहे, सतर्क रहे, तो कभी टच नहीं करेगा, लेकिन यदि नहीं रहे तो वो कभी अचानक कहीं ना कहीं उससे मुलाकात हो सकने की संभावना है। तो हम ऐसी 3-4-5 बीमारियों को डिस्कस कर लेते हैं क्विकली, ताकि वहां पे भी वाई क्लियर हो जाए। सबसे पहली बात जो है वो है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर जो है बहुत सारे कारणों से हो सकता है, जिसमें हार्मोनल कारण हो सकता है, एनवायरमेंटल चेंजेस हो सकता है, आपका हेरेडिटी हो सकता है कि अनुवांशिकता जो है फैमिली में कहीं पे रन हुआ है इसलिए हो रहा है। तो स्क्रीनिंग होता है इसका, जो स्क्रीनिंग मेमोग्राम हो गया या एमआरआई हो गया, जो भी आप स्क्रीनिंग करने की बात है उसको आपने किया हुआ है, आप उस पर नजर रखे हुए हैं, तो एक बात हुआ। प्रिकॉशन, ब्रेस्ट कैंसर की बात की जाए तो वो जो है मेंटेनिंग हेल्दी वेट इज अ प्रिकॉशन, रेगुलर एक्सरसाइज इज अ प्रिकॉशन, सेडेंटरी लाइफ नहीं बनाया इज अ प्रिकॉशन। एंड इफ यू हैव एनी फैमिली हिस्ट्री, फैमिली में किसी को था, सिस्टर को था, मदर को था, मौसी को था, दानी को था, किसी को था, तो प्लीज बी श्योर कि आप हर साल इसको पूरा का पूरा मॉनिटर कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। एंड इतना बड़ा प्रॉब्लम कि इसको एमबीए के कोर्सेज में, कोई भी यहाँ पे जितने लोग एमबीए होंगे और 10-20 साल पहले भी एमबीए पढ़ाई किए होंगे, तो भी उनके सोशल मार्केटिंग में इसको पढ़ाया गया होगा, इस चीज को पढ़ाया गया होगा कि हाउ टू कम्युनिकेट एंड हाउ टू मार्केट दिस पर्टिकुलर एजुकेशन, सो दैट कोई महिला ब्रेस्ट कैंसर की शिकार ना हो। तो ये एक ऐसी चीज है कि जानकारी है, आप अवेयर हैं और आप क्लियर हैं, तो चीजें ठीक हैं। अब इसके साथ बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि आप कितना कृत्रिम लेते हैं, कितना केमिकल लेते हैं, कितना पेस्टिसाइड लेते हैं, कितना वो लेते हैं, अनुवांशिक है, वहां तक तो ठीक है। लेकिन प्रिकॉशन में क्या हो सकता है, तो मैंने 2 चीजें बताई। एक बताया हेल्दी वेट को मेंटेन कीजिए, मैनेज कीजिए, नहीं है तो नीचे लाइए। और दूसरा रेगुलर एक्सरसाइज, सेडेंटरी बिल्कुल मत होइए। कितना रेगुलर, कितना सेडेंटरी, उस पर भी हम आगे की स्लाइड में चर्चा करेंगे। तो ये एक बात हुई। मैंने दूसरा एक प्रिकॉशन बताया कि यदि फैमिली हिस्ट्री में है तो बी एक्स्ट्रा केयर, कोई चांस मत लीजिए, बिकॉज फैमिली हिस्ट्री से ये रन होना है इसको, तो आप चांस मत लीजिए, टाइम पे आप इसको कर सकते हैं। दूसरा चीज ऐसा है कि दूसरी बीमारी जो फीमेल के लिए है, जो पुरुषों को नहीं होती, जैसे पहला वाला भी ये जो बीमारी है पुरुषों को नहीं होती, तो ये जो चीज है वो है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये बोन का एक डिजीज है, हड्डी का डिजीज है, जो बॉडी के बोन को मतलब अंदर से उसका घनत्व कम कर देता है, उसको कई एक तरीके से कि खोखला कर डालता है, और वो बहुत लिटिल बोन हो गया और उसको ब्रिटल कर देता है। वो मतलब वो जो है वीक हो गया या ब्रिटल हो गया, बहुत कमजोर हो गया, इतना कि वो तुरंत टूट जाए, इतना कि भुस हो जाए, ऐसा हो जाता है, उस लेवल पे चला जाता है।
एजिंग इज वन ऑफ द रीजन फॉर ऑस्टियोपोरोसिस। यदि उम्र बढ़ रही है तो ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ेगा, ये कॉमन है, दैट्स फाइन, उसमें कोई इशू नहीं है। बट अदर रीजंस हैं जिससे सारे के सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। क्या क्या रीजन है? तो पहला रीजन हड्डी का कैल्शियम से लेना देना, तो कैल्शियम की डिफिशियंसी, कैल्शियम की कमी। महिलाओं को आप पकड़ें, टेस्ट करें, 10 लोगों को टेस्ट करें, 3 का 4 का कैल्शियम डिफिशियंसी मिलना ही मिलना। तो कैल्शियम डिफिशियंसी हो रही है तो कैल्शियम की पहले बात करनी पड़ेगी। हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो एक कारण है ऑस्टियोपोरोसिस का। हाइपरथायरॉयडिज्म एक कारण है, थायराइड जो है इधर उधर हो गया है, T3, T4, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन में कुछ बिगड़ गई है और वो जो हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया है, ज्यादा हो गया है, तो वो एक कारण हो सकता है। विटामिन डी की कमी बड़ा कारण हो सकता है, और विटामिन डी की कमी एक अच्छा खासा कारण है। विटामिन डी की कमी का कनेक्शन आपकी हड्डी से है, विटामिन डी का कनेक्शन आपके कार्डियोवास्कुलर डिजीज से है, और विटामिन डी फ्री का विटामिन है, मुफ्त में मिलने वाली विटामिन है, जिसको सनशाइन विटामिन कहते हैं। वो धूप में मिलती है, सूर्य में मिलती है। और महिलाओं के पास किसी भी रीजन से माइंड में एक ब्लॉक है कि हमारी स्किन को टैन नहीं होना चाहिए, इस पे धूप नहीं लगना चाहिए, तो हमारा कहीं रंग शेड खराब ना हो जाए, उस चक्कर में या कोई और चक्कर में या इंडोर होने की वजह से, बहुत व्यस्त होने की वजह से धूप खत्म हो गया। जब धूप खत्म हो गया तो विटामिन डी की डिफिशियंसी हो गई, और इतना ज्यादा डिफिशियंट हो गया कि विटामिन डी खत्म हो गई। मतलब बहुत महिलाओं का तो विटामिन डी 8 के 10 के नीचे मिलेगा आपको, विच इज हॉरिबली लो। जब विटामिन डी लो हो गया तो क्या होना है? विटामिन डी लो होने से कैल्शियम कम होएगा, हड्डी की प्रॉब्लम होगी। और ये ऑस्टियोपोरोसिस के साइड पे मैं इतना विटामिन डी इसलिए किया कि मुद्दा कहीं और से कनेक्टेड होता है। हम ये खाली बात करें कि ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है और उसका एक दवाई खा लेंगे, दिस इज नॉट अ मशीन। ये आपका कार नहीं है कि कार लेके गए और उसने बताया कि शॉक एब्जॉर्बर जो है ठीक से काम नहीं कर रहा, बोले काट के दूसरा लगा लो, उसको निकाला दूसरा लगा दिया। ये टायर जो है घिस गया है, दूसरा लगा दो, ये पार्ट गया है, दूसरा लगा दो। दूसरा लगा दो वाला प्रोसेस नहीं है। ये हड्डी एक स्ट्रक्चर बना हुआ है और वही रहना है पूरी लाइफ। उसमें यदि ऑस्टियोपोरोसिस की बात हो रही है तो पूरी लाइफ क्रिपल हो सकती है। बाद में जो है आर्थराइटिस और रिमेटॉइड और बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं। हड्डी इतना ब्रिटल हो सकता है कि अपने लिए वो नॉर्मल जिंदगी जीना मुश्किल हो सकता है। और ये बहुत तेजी से पीछे आते जा रहा है। आप अपनी नानी को चेक कीजिए, अपनी दादी को चेक कीजिए, आपको पता चलेगा कि वो लोग ज्यादा स्वस्थ थे। और आज की महिलाओं को चेक कीजिए, 60 इयर्स यदि कोई पूरा कर लिया और उसके बाद यदि वो प्रॉपर वॉकिंग एंड टॉकिंग मोड में है, तो आप ऐसे को अवार्ड दे सकते हैं और अप्रिशिएट कर सकते हैं कि ये ऐसा मिला है। अदरवाइज आपको कोई मिले नहीं जो उस लेवल पे उतना तरीके से है। क्या हो रहा है? हम इतना बढ़िया खा रहे हैं, इतना नॉलेज रखते हैं, इतना इंफॉर्मेशन, हम आगे आगे बोलने लग जाती है। अपने हमको जितने घुटने की बातें हो रही हैं और जितने पूरे देश में डॉक्टर्स घुटने का ऑपरेशन कर रहे हैं, 5 साल पहले, 10 साल पहले होता नहीं थे, 20 साल पहले हर के घुटने का ऑपरेशन हो रहा है। हर का घुटना चेंज हो जा रहा है, पूरा स्टील का लग जा रहा है और कोई और मेटल का लग जा रहा है। क्यों लग जा रहा है? क्योंकि टायर बदलने की प्रॉब्लम है। हमको लग रहा है कि हम बदल सकते हैं, हम ये चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी आदतों को नहीं बदल सकते, हम अपने सिस्टम को नहीं बदल सकते। तो मैं सिर्फ इतना ध्यान खींचना चाहता हूं कि ये हम क्यों नहीं बदलते। इसलिए नहीं बदलते कि हमारा वाई बहुत स्मॉल होता है, वाई बड़ा नहीं होता। जब वाई बड़ा नहीं होता तो हाउ जो है डिफरेंट तरीके से काम करता है। हाउ तो बदल दो, हाउ तो दवा ले लो, हाउ तो ऐसा कर लो। कैल्शियम कम हुआ है तो कैल्शियम रिपीट कर लेंगे। कैल्शियम कम हुआ है विटामिन डी की कमी से, कैल्शियम की गोली खाने से नहीं होने वाला है। बट आपने तो दवा ली और दवा खाई, आगे बढ़े, और विटामिन डी का कुछ नहीं किया, वो चेक भी नहीं किया। इसलिए जरूरी ये है कि हमें इन सब चीजों को उस एंगल से लेके चलें और बात करें। एक तीसरी बीमारी की बात करते हैं, फैटी लीवर। पुरुषों को भी होता है, लेकिन मैं जो फैटी लीवर की बात कर रहा हूं वो फैटी लीवर ज्यादा आज महिलाओं में दिख रहा है। ज्यादा से ज्यादा महिलाएं जब गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं या कोई तरीके का प्रॉब्लम लेती हैं तो फैटी लीवर का शब्द आता है सामने। ईटिंग एक्सेस कैलोरी क्या करता है? आपके लीवर में फैट का बिल्टअप बनाता है। एक्सेस कैलोरी जब आप लेते हैं तो आपके लीवर में फैट का बिल्टअप बनाता है। अब कैलोरी एक्सेस पुरुष भी लिया, महिला भी लिया, लेकिन पुरुष का शायद उतना ज्यादा डिपॉजिट नहीं हुआ, उतना ज्यादा बिल्टअप नहीं बनाया, क्योंकि वो कुछ और भी कर रहा था। ज्यादातर, मैं जेंडर बायस नहीं बात कर रहा हूं, पर ज्यादातर वो कहीं ना कहीं एक्टिव था, कहीं जाके आया, कुछ किया। महिला का इनडायरेक्टली
सेडेंटरी होने की संभावना ज्यादा है, सेडेंटरी होने की संभावना ज्यादा है। तो जब ज्यादा है तो वही सेम अमाउंट ऑफ कैलोरी यहां पे बर्न नहीं हुआ, केवल अर्न हुआ तो वो जो है जमा हो रहा है और वो जो है लीवर में बिल्टअप करेगा। किस चीज को? फैट का बिल्टअप करेगा। और जब लीवर उसको प्रोसेस नहीं कर पाएगा और उसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा फैट को, क्या होगा? वो डिपॉजिट होना शुरू होगा। फैट हो जाएगा लीवर में तो डायबिटीज की तरफ आप ले जाएगा, ओवरवेट पहले बनाएगा, फिर ओबेस बनाएगा, डायबिटीज की तरफ ले जाएगा, हाई ट्राइग्लिसराइड पैदा करेगा। और इतना ही नहीं, वो आपके फैटी लीवर के चांसेस को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा और आपको फैटी लीवर एक दिन पता चलेगा कि हमको भाई फैटी लीवर हो गया। और इसको कहेंगे नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। एक होता है अल्कोहलिक फैटी लीवर, दारू पीने वाला आदमी होता है, ड्रिंक करते रहता है और उसका लीवर खत्म हो जाता है, फैटी लीवर हो जाता है। यहां पे दारू की बात नहीं हो रही। भारतीय संस्कृति में शायद कोई इक्का दुक्का कोई मिल गया तो मिल गया, अदरवाइज दे आर नॉट ड्रिंकर्स। बट फैटी लीवर सबको हो रहा है, अभी सबको हो रहा है। जितने को चेक कर ज्यादा से ज्यादा को मिल रहा है। क्या हो रहा है? नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर इसको कहते हैं। और नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर जो है वो फ्रीक्वेंट है पीसीओएस के पेशेंट में। पीसीओएस यदि आपको मालूम हो तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जिसको कहते हैं, पीसीओडी, पीसीओएस आजकल कॉमन हुआ पड़ा है। तो उन नॉन अल्कोहलिक होने की संभावना ज्यादा है। ओबेसिटी और इंसुलिन रेजिस्टेंस को इसका मेन फैक्टर माना जाता है। किसका? नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर का। और पीसीओएस में यदि नॉन अल्कोहलिक का तो उसका जो कनेक्शन है वो ओबेसिटी से है और इंसुलिन रेजिस्टेंस से। इंसुलिन रेजिस्टेंस, ओबेसिटी बोथ आर कनेक्टेड टू पीसीओएस एंड पीसीओएस इज कनेक्टेड टू एनएएफडीएल। एनएएफएलडी क्या है? नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। तो ये जो चीज है पहले कनेक्शन समझना है। जैसे हम अभी कैल्शियम में कनेक्शन समझ रहे थे आपके विटामिन डी का और सन का और धूप का और सनशाइन का, उसी तरीके से फैटी लीवर के कनेक्शन को समझना है। वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम, क्या हो क्या रहा है, ये कहां से आ रहा है। अब हार्ट डिजीज की बात करते हैं। हार्ट डिजीज भी कॉमन है, लेकिन जब वुमेन की बात करेंगे तो हार्ट डिजीज इन वुमेन हैज गॉट अ डिफरेंट इफेक्ट। इट इज मोस्ट कॉमन डिजीज ऑन अर्थ। हार्ट डिजीज जो है सबसे पुराना डिजीज है और अर्थ पे को होता है। जब वुमेन की बात आती है तो वो ज्यादा वल्नरेबल हो जाती है डिजीज से, बिकॉज कॉज कैन बी डिफरेंट। प्लाक बिल्टअप की बात करें आर्टरी में, धमनियों में जो प्लाक जमने लगा आपका, या डायबिटीज की बात करें, या ओवरवेट या ओबेसिटी की बात करें, हाइपरटेंशन की बात करें, फैमिली हिस्ट्री की बात करें, ये सब कारण हार्ट डिजीज के हो सकते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस जो हैं वो हार्ट डिजीज के कारण बन सकते हैं। और लाइफस्टाइल चेंजेस करके ही आप इसमें से बाहर आ सकते हैं या इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो क्या किया जा सकता है? तो कीप कोलेस्ट्रॉल इन कंट्रोल। कम करें कैलोरी, कोलेस्ट्रॉल को कम लें, बैड कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल ना लें। हमने लिपिड प्रोफाइल और कोलेस्ट्रॉल में बैड गुड सबको डिटेल में समझा था, ट्रांस फैट सबको समझा था, उसको कंट्रोल करें। वुमेन के पास एक और इशू आती है, एक और इशू आती है, वो आती है डस्टबिन का कम इस्तेमाल करना। क्योंकि वो होम मेकर होते हैं, किचन मेकर होते हैं और किचन को हैंडल कर लेते हैं। तो जब किचन को हैंडल करते हैं तो जिसने कुछ छोड़ा, बच्चे ने यदि थाली में कुछ छोड़ दिया तो उसको डस्टबिन में डालने के बजाय दे पुट इट हियर इज अ डस्टबिन, उसमें डाल देते हैं। जो बच गया तो इधर डाल देते हैं। नॉर्मली आप चेक कर लेंगे, मैं अपनी मदर का भी चेक कर लेता हूं, आप चेक करेंगे तो होता ऐसा है कि यदि सुबह का कुछ बचा है तो वो जो है शाम को उन्होंने ले लिया। यदि आपने रात का कुछ बचा है तो सुबह में ले लिया। अब यदि ये फ्राइड आइटम है, बात समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं। यदि आपका फ्राइड आइटम है और वो फ्राइड आइटम यदि आपने रख दिया और फिर लिया तो ये कुछ ज्यादा खतरनाक हो गया, इस तरफ लेके गया। एक और इसकी घटना हो गई कि कभी कभी फ्राइड आइटम आपने बाद में लिया तो आपने उसको और फ्रेश करने के लिए एक बार और फ्राई कर लिया, बिकॉज यू आर कुक ऑल्सो, यू आर किचन ऑल्सो। तो आपने एक बार और फ्राई कर लिया, अब आपने उसको बहुत खतरनाक बना लिया। और यदि ऐसी प्रक्रिया हफ्ते में एक दो बार हो जाती है तो ये उस तरफ पे लेके जाता है। एक एग्जांपल आया तो वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया। तो आपका कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखिए, फ्राइड आइटम नहीं लीजिए,
दोबारा फ्राइड बिल्कुल मत कीजिए, मैनेज आप योर स्ट्रेस लेवल, और डाइट पे कंट्रोल रखिए। डाइट ज्यादा तो नहीं लेते, लेकिन कंट्रोल में डाइट लिया जाए कि क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। दूसरा चीज का बात करते हैं, और दूसरा चीज है डिप्रेशन। मैं कुछ बीमारियों की बात कर रहा हूं जो ज्यादा कॉमन है और जिसका बहुत सारा कनेक्शन है एक दूसरे से। डिप्रेशन की बात करते हैं। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा डिप्रेशन होती है, ज्यादा सैड थिंकिंग डेवलप होती है। उसके अपने कारण है, उसका अपना स्ट्रक्चर है, फैमिली स्ट्रक्चर है, उसका अपना रोल है, उसकी अपनी बातें हैं, और उसको हर तरीके से वो जो है धीरे धीरे नेगेटिव थिंकिंग में हो जाती है, बार बार थिंकिंग में जाती है। तो सबसे पहला कारण रहता है कि वक्त ज्यादा हो जाता है। व्यस्त रहें, मस्त रहें, वक्त ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है, थॉट प्रोसेस में जाता है। दूसरी चीज होती है कि हम जो कुछ देखते हैं समझते हैं उसमें से नेगेटिव कैच करते हैं। और क्या देखते समझते हैं, तो शायद हम कुछ टीवी सीरियल और टेलीसोप्स देखते हैं जिसमें कुछ नेगेटिव चीजें होती हैं। हम जिन लोगों से बात करते हैं वहां भी कुछ नेगेटिव होती है। हमें उस समय पॉजिटिव लगती है, हमें एंटरटेनिंग लगता है, लेकिन वो हमें धीरे धीरे टॉक्सिक देता रहता है, तो टॉक्सिसिटी होती है। तीसरी बात होती है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं अपने कैरियर में, अपने बिजनेस में, अपनी चीजों में उतना नहीं कर पाते, उतना वक्त, उतना टाइम, उतना एनर्जी, उतना एफर्ट नहीं दे पाते जितना पुरुष दे पाते हैं। जबकि दोनों हैं इक्वल, दोनों की प्रतिभा इक्वल है, दोनों का टैलेंट इक्वल है, दोनों कर सकते हैं एक जैसे। लेकिन इनको एक और जंजीर बंधी हुई है, इनके साथ बच्चा है, इनके साथ किचन है, इनके साथ पति है, इनके साथ पेरेंट्स हैं, और इन्होंने सब चीज का जिम्मेदारी लिया हुआ है इनडायरेक्टली भारतीय संस्कृति में। तो होता क्या है कि इफ दे आर इन बिजनेस कर रहे हैं, या ऑफिस जा रहे हैं, या कुछ भी काम कर रहे हैं, तो ये सब तो करेंगे ही बेस्ट, उसके साथ साथ वो भी करते रहते हैं, वो भी उतना ही जोर से करते हैं, करना पड़ता है। तो जब ये दोनों कर रहे हैं तो क्या होता है, स्ट्रेस ज्यादा आता है। और जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, जिन्होंने इसको छोड़ दिया, बच्चे के लिए अपना कैरियर छोड़ दिया, अपना बिजनेस छोड़ दिया और बच्चे के लिए बैठ गए, तो भी दिमाग में एक प्रेशर रहता है, वो फ्रस्ट्रेशन रहता है, एक अंदर एक क्या बोलते हैं ना, विचार चलता रहता है कि मैं वो नहीं कर पाई जो करना था, जो कर सकते थे। तो क्या होता है, और बहुत लोग अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे के कैरियर के लिए, अपने हस्बैंड के कैरियर के लिए अपना कैरियर पूरा का पूरा ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। कहीं हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया तो पूरा छोड़ देते हैं और दूसरी जगह जाके कुछ नहीं करते। तो ये सारा कुछ बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है, ये चीजें वहां पे होती रहती हैं। यदि मैं एक टैलेंट रखता हूं और यदि वो टैलेंट मैं डिलीवर नहीं कर रहा हूं तो मेरे मन में भी आएगा, सोते समय आएगा। तो इनडायरेक्टली, सबकॉन्शियसली, अचेतन मन में वो चलता रहता है। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, यही कारण ऐसा नहीं है, बट ये एक कारण है जो मेरे को लगता है कि अच्छा कारण है, बड़ा कारण है, मैंने आपको बताया। तो पीपल विल सैड समटाइम, ये इज अ कॉमन थिंग, दिस इज नेचुरल, हर आदमी सैड महसूस कर सकता है। बट इफ दिस फीलिंग एक हफ्ते ज्यादा चलता है, हफ्ते हफ्ते होता है, महीने महीने होता है, तो ये पर्सन को, पुरुष को, महिला को अफेक्ट करना शुरू कर देता है, और फिर जो है वो डिप्रेशन की तरफ लेके जाना शुरू कर देता है। और ये जो है वुमेन हर एज ग्रुप में ज्यादा संभावित होती है, बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस। ऑलरेडी मूड स्विंग चलता रहता है, ऑलरेडी अलग अलग तरीके के पजल चलता रहता है, ऑलरेडी अलग अलग क्या बोलते हैं, ऑब्स्टिकल्स आते रहते हैं। जब बच्चे होते हैं तो भी एक ऑब्स्टिकल आते रहता है कि भाई का ज्यादा रेस्पेक्ट हो रहा है, उसका कम हो रहा है, भाई को ज्यादा संसाधन मिल रहे हैं, उसको कम मिल रहे हैं, उसका कैरियर और एजुकेशन की बातें ज्यादा हो रही है, इसकी कम हो रही है। तो एक माइंड ब्लॉक ऑलरेडी चलता रहता है। देन देयर इज समथिंग, देन देयर इज मैरिज, देन देयर इज समथिंग। तो क्या होता है कि ये ऑब्स्टिकल्स चलते रहते हैं, तो स्ट्रेसफुल चलता रहता है। पीछे से पूरा का पूरा हार्मोनल बैलेंस जो है अलग तरीके से ऑपरेट होता रहता है। तो ये एक बड़ा कारण है जिसको हमें समझने की जरूरत है। तो डिप्रेशन महिलाओं के ऑल एज ग्रुप क्वाइट कॉमन होता है। कभी कभी वो पता नहीं चलता, कभी कभी उनके लेवल तक ही नहीं आता, उनको भी नहीं मालूम होता है कि वो उस तरीके के इसमें जा रहे हैं, और वो चलता रहता है। और फिर वो अलग अलग बीमारियों का शक्ल लेके सामने आने लगता है। डिप्रेशन ही होता है, लेकिन वो फिर अलग जगह पे आता है, फिर दिखने लगता है। जेनेटिक्स की वजह से भी हो सकता है फैमिली में किसी को होता हो, कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ हो, ट्रॉमा हुआ हो। कभी ट्रॉमेटिक इवेंट यदि आपके पास है, कोई सदमा लगा है, कुछ हुआ है, तो वो रीजन हो सकता है। बट वुमेन में it can also be due to hormonal imbalance, it can be due to nutritional deficiency और physical health issues से भी हो सकता है। physical health issues continuously है, बिकॉज़ उनके इस ऑर्गन में, उस ऑर्गन में, यहाँ पे, वहां पे कुछ ना कुछ चेंजेस चल रहे हैं, कुछ ना कुछ
बीमारियां हो रही हैं तो उसकी वजह से हो सकता है। बट न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी कुड बी द वन ऑफ द मेन बात करते हैं जहां पे मैंने आपको छोड़ा था पिछले स्लाइड की बात, कि मैंने बताया डिटेल में बताऊंगा ये वाली बात, कि ओबेसिटी की बात करें या ओवरवेट होने की बात करें, ये जो है महिलाओं के लिए किसी भी उम्र की बात की जाए बच्चों को छोड़ के, तो उनके लिए ये कॉमन वरी का पॉइंट है, चिंता का विषय है हमेशा उनके लिए, क्योंकि वो हमेशा इस बात को लेके कंसर्न रहते हैं मेरा वेट बढ़ जाएगा, मेरा वेट बढ़ रहा है, और वो वेट को कम करने के लिए फिर वो जो नुस्खा अपनाते हैं वो नुस्खा उस वेट को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो फास्टिंग शुरू कर देते हैं, वो अपने आप को सप्रेस देते हैं और वो अपनी इच्छा वाली चीजों को खाना बंद कर देते हैं। वो तपस्या में लग जाते हैं कि नहीं अभी बॉडी का फिगर बनाना है, वजन कम रखना है, तो हम ये नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे। चक्कर ये होता है कि उसकी वजह से फिर वेट और ज्यादा बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि बॉडी को जब खाना दिया तो बॉडी यूज कर रहा था, जब खाना आना बंद हो गया, बीच बीच में टपकना बंद हो गया, तो बॉडी ने देखा कि तो इरेगुलर हो रहा है। इरेगुलर जब होने लग गया तो बॉडी क्या किया कि जब खाना आया तो पहले डिपॉजिट करना शुरू किया, क्योंकि बाद में फिर कभी कभी नहीं आता है। फिर बहुत सारे उपवास को रॉन्ग तरीके से करने की कोशिश हो जाती है अज्ञानता में। उपवास अच्छी चीज है, उपवास को भारतीय संस्कृति में लाके रखा गया है, लेकिन उसी उपवास को यदि रॉन्ग मेथड से कर लिया जाए तो क्या हुआ कि फिर वो जो है ओबेसिटी की तरफ जाता है। और इसका सारा लेना देना फिर पीसीओडी पीसीओएस से कनेक्टेड है। तो पीसीओडी पीसीओएस को यदि आप समझेंगे तो पीसीओडी जो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, और पीसी मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम। तो ओबेसिटी जो वुमेन में है वो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की वजह से ज्यादा हो रहा है। एक ओबेस महिला को ज्यादा रिस्क है डायबिटीज का, हार्ट डिजीज का, और ओबेसिटी जो है किस किस रीजन से हुआ उसको हमने पीछे के स्लाइड में समझा। बट पीसीओएस और ओबेसिटी तीनों कनेक्टेड है, और इन तीसरा धागा कनेक्ट कर रहा है जो इन सब का कारण बन रहा है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब आप भी को खाते हैं तो बॉडी इंसुलिन का चालू हो जाता है। जब भी कुछ खाते हैं, आपने एक चाय पिया, एक सिप ली चाय की, इंसुलिन प्रोडक्शन चालू। आपने किसी ने आया और बोला कि मैं मंदिर गया था, ये प्रसाद है, एक आपको इलायची दाना दिया और आपने इलायची दाना एक या प्रसाद का एक पेड़ा का छोटा टुकड़ा खा लिया, एकदम छोटा, दांत में भी फंस जाए इतना छोटा, तो भी अंदर इंसुलिन का प्रोडक्शन चालू हो गया। जितनी बार आपने चाय पी, शक्कर का एक अंश गया, दूध का अंश गया, प्रोडक्शन चालू। तो जब जब आप खा रहे हैं तब तक प्रोडक्शन चालू हो रहा है, और जब उतनी बार प्रोडक्शन चालू हो रहा है तो वो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ ले जा सकता है। तो ये एक बात हो रही है। अब एज की बात समझते हैं। इस ओबेसिटी को मैं यहां पे एक दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करना चाहता हूं। जब आपकी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, जैसे मान लीजिए कि जब 10 साल के थे, जब 20 साल के थे, जब 30 साल के हुए, जब 40 साल के हुए, तो एक उम्र बढ़ती जाती है तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है, जो चयापचय की प्रक्रिया है, वो जो है डिक्रीज होना शुरू होता है, कम होने लगता है। आपका मेटाबॉलिज्म का जो रेट है वो कम होने लगता है एज के साथ। दिस इज अ कॉमन बात। यदि आपका डाइट और एक्सरसाइज वही है जो आप जब 20 साल के थे, तो आपका डाइट और एक्सरसाइज वही है जो आप 30 साल के थे तो है, और आपको मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है, तो क्या होने वाला है? यहीं पे डिस्पैरिटी आने वाली है, क्योंकि आपके साथ और भी हार्मोनल चेंजेस चालू है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? जैसे आप 20 साल के थे, 30 साल के थे, जो आहार ले रहे थे, वो एक्सरसाइज कर रहे थे, वही अभी भी कर रहे हैं, तो आपका अब मेटाबॉलिज्म रेट कम हो चुका है। तो क्या करना पड़ेगा? ये यदि चेंज नहीं हुआ और आहार और एक्सरसाइज वैसा ही होता रह गया, तो यू विल गेन वेट, आपका वजन बढ़ेगा, आप ओबेसिटी की तरफ बढ़ेंगे। और ये जो है कब स्टार्ट हो जाता है? तो लिटिल अराउंड 40 के आसपास जब जाएंगे तो वुमेन जो है पेरीमेनोपॉजल फेज में एंटर कर जाती है। पेरीमेनोपॉजल का मतलब कि मेनोपॉज अब 5-10 साल 12 साल आगे के आसपास है। मतलब जैसे चक्रवात तूफान अभी आया था ना, ताउते, तो ताउते आया, तो अभी ताउते में, कर्नाटका में, वेस्टर्न कोस्ट में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, सब जगह तबाही मचाया। लेकिन
एक पेरिफेरल होता है, उसके एरिया में भी आने के पहले बताने लगता है। तो वो जो पेरिफेरल वाली बात करेंगे तो वो 40 का एज आप पकड़ लें, 38-40 के टाइम में ये वेट गेन सीधा चालू हो जाता है, वेट गेन आना शुरू हो जाता है। जब वेट गेन आने लग गया तो उसके लिए मैंने ये एक तरीका बताया। तरीका कुछ नहीं है, आपके दिमाग में ये नॉलेज को इनकॉर्पोरेट कर लेना है कि जब आप 10 साल के थे, 20 साल के थे, तो उस समय जो खाते थे, उस समय जो एक्सरसाइज करते थे, वो उस समय के मेटाबॉलिक रेट के हिसाब से था। उस समय आपका मेटाबॉलिज्म उतना स्ट्रांग था कि उतनी कैलोरी को, उतने चीज को डाइजेस्ट करता था, वो करता था। अब आपकी मेटाबॉलिज्म कम हो रही है, तो जब कम हो रही है आपको डाइट, एक्सरसाइज उस हिसाब से लेना पड़ेगा। आपकी एक्सरसाइज को चेंज करना पड़ेगा, आपके डाइट को चेंज करना पड़ेगा, तब जाके वो उस तरीके की बातें होंगी। तो ये जो पेरी मेनोपॉजल एज मैंने बताया कि उसके आसपास आ गए हैं, तो इस लेवल में क्या होता है कि आपका जो एस्ट्रोजन है, जिसको मैंने कहा फीमेल हार्मोन, तो एस्ट्रोजन जो है वो जो है डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। और वुमेन जो है मसल मास जिसको कहते हैं ना, मसल, बॉडी में मसल होता है ना, तो मसल मास जो है वो जो है अपने आप वो लूज होना शुरू हो जाता है। फिर से मैं समझा देता हूं। जब आप पेरीफेरल एज में आ जाते हैं, जो कि 38-40 के आसपास है, जब मेनोपॉजल अब 10 साल 12 साल दूर है, तो क्या हो जाता है कि एस्ट्रोजन डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। आपका मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी डिक्रीज हो रहा था। इसका रिजल्ट ये होता है कि आपका जो मसल है, कहीं पे भी मसल होता है, यहाँ मसल है, आपके थाई में मसल है, आपके काप है, सब जगह मसल है, जो बेसिक मसल होती है वो जो है लूज होना शुरू हो जाता है। मसल लूज होगा तो क्या होने वाला है, आप जो है वेट गेन करेंगे और आपको फैट जमा होगा। मसल माइनस फैट प्लस। इसीलिए आप अपना हाथ चेक करेंगे, थाई चेक करेंगे। इसीलिए मैंने बताया कि पुरुष का यहाँ पे तोंद आ गया, लेकिन महिला का क्या आ रहा है, हिप पे और थाई पे जमा हो रहा है। उसको चेक करेंगे, थाई को, हिप को, तो वो थाई वाला चीज जो है, फैट जो है, वो जो है मसल नहीं है, दैट इज फैट। एंड दैट इज हैपनिंग बिकॉज मसल जो है धीरे धीरे लूज होने लग गया उस एज के पास जाने के साथ। तो हमें ये तय करना पड़ेगा कि वो मसल लूज नहीं हो, कम लूज हो, और हम उसको मेंटेन कर पाए। तो इसको जो है डिसअप्रोप्रिएटली यदि हम बात करें तो ये है। अब इसको समझते हैं कि हार्मोनल लिंक क्या है वेट गेन का। वेट गेन का एक अच्छा खासा हार्मोनल लिंक, वेट ही सब कुछ है। सारी बीमारियां वेट से हैं, बॉडी फिगर वेट से है, बॉडी शेपिंग वेट से है, और आपकी सुंदरता भी वेट से कनेक्टेड है कहीं ना कहीं पे। तो ओवर वेट होना इज कनेक्शन, और इनका कनेक्शन आप देखिए, मैंने स्लाइड पे आपके लिए रखा है इतनी सारी चीजों से। सबसे पहला थायराइड डिफिशियंसी। तो आपको साल में एक बार चेक करना है कि थायराइड का आपका क्या लेवल है। अनजान बन के नहीं चलेगा, गेट योरसेल्फ चेक्ड बिफोर इट इज टू लेट। तो थायराइड डिफिशियंसी, TSH क्या है, T4 क्या है, T3 क्या है, आपको चेक करना है। एस्ट्रोजन डोमिनेंस, एस्ट्रोजन जो आपका फीमेल हार्मोन है, वो जो है डोमिनेंस की बात की जाए तो उसको समझने की जरूरत है कि कहीं जो मेल फीमेल हार्मोन का जो बैलेंस मैं बोल रहा था उसकी बात तो नहीं हो रही। फिर जो है एंड्रोजन इम्बैलेंस की बात कर रहा हूं, वो जो पुरुष हार्मोन है उसकी बात कर रहा हूं कि वो कहीं आपका कम तो नहीं हो रहा है। तो क्या करेगा, वो आपका लीन मसल को कम करेगा और फैट को रिप्लेस करेगा। ये जो लीन मसल कम हो रहा है, इसका मतलब पुरुष हार्मोन उसमें बढ़ रहा है और वो जो है इम्बैलेंस हो रही है। तो ये जो है पॉइंट यहाँ पे एंड्रोजन इम्बैलेंस, ये बात। विटामिन डी डिफिशियंसी मैंने बताई, इस वजह से आपका वाइसरल फैट का गेन होगा। आपके यहाँ पे फैट आना शुरू होगा, आपके पेट के पास फैट, ढीला फैट मिलना शुरू होगा। ये सारा कुछ आपका वाइसरल फैट है, तो वहां से निकल के आ रहा है। देन इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात होगी तो आप प्री डायबिटिक हो सकते हैं, डायबिटिक हो सकते हैं, या डायबिटीज होने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। तो इसके लिए और बाकी चीजें टेस्ट करनी पड़ेगी। और कॉमन कॉज होगा जिसमें आपको स्लीप का इशू होगा, होगी, ये सब चीजें। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि तो सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन ये है कि मूव योर बॉडी एंड टेक सप्लीमेंट्स। आप देखिए ना स्लोगन क्या लिखा है, मूव योर बॉडी एंड टेक सप्लीमेंट्स। यहां पे मैंने कहीं ईट वेल नहीं लिखा है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी ईटिंग वेल। कोई भी ऐसा नहीं है जो पोषक तत्व तो नहीं ले रहा लेकिन खाना ठीक से नहीं खा रहा है, या ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट क्या खा रहा है वो लूज करने की तो जरूरत नहीं है। मूव योर बॉडी, मूव योर बॉडी का मतलब कि आप जो है बॉडी को मूव करें, एक्सरसाइज करें। तो माई हेल्थ एडवाइस टू ऑल द वुमेन आउट देयर इन दिस सेशन
और जो भी लोग सुन रहे हैं उनके लिए है, आप जो है अपनी बॉडी को मूव करना, 30 मिनट अ डे बॉडी को मूव करें मतलब एक्सरसाइज करें। इट कैन बी एनीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप जो है तेज तेज चल सकते हैं, पसीने आने चाहिए। धीरे धीरे बातें करके वॉक करने का कोई फायदा नहीं है, पसीने आने चाहिए। 30 मिनट्स क्लिंग हो सकता है, आप जुम्बा कर सकते हैं, आप एरोबिक कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते, आप जो कुछ करना चाहे वो कर सकते हैं। जंपिंग रोप करते हैं। 30 मिनट हाई एक्सरसाइज होना चाहिए जहां पसीने चाहिए। 30 मिनट्स मिनिमम। आप 1 घंटा करें, 2 घंटा करें, लेकिन 30 मिनट्स मिनिमम होना चाहिए जहां पे आप पसीने आ रहे हैं और आपने हाई इंपैक्ट किया। तो इसका मतलब हुआ मूव योर बॉडी। और दूसरी बात है कि टेक सप्लीमेंट्स। अब बीएमआई की बात करें तो यदि आपकी बीएमआई 30 से ज्यादा है, आप अपनी बीएमआई चेक करें, 30 से ज्यादा है, 30 एंड अबव, तो यू मस्ट टेक ड्रास्टिक स्टेप्स। छोटा मोटा स्टेप से काम नहीं चलेगा। डिसाइड, ये जो केस है, तो आपको यदि वैसा 30 का रीडिंग टच हो गया है तो आप जो है ड्रास्टिक स्टेप लीजिए। तय कीजिए कि ये 3 महीने में मेरे को यहाँ पे आना है, ये 4 महीने में यहाँ पे आना है। 1 क्वार्टर से 4 महीने से ज्यादा का वक्त मत लीजिए, ड्रास्टिक स्टेप्स लीजिए और पॉइंट्स बनाइए क्या क्या करना है, क्या सप्लीमेंट्स लेना है, क्या डाइट लेना है। डेल्स थियरी है हमारा, DELS, डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेस। इन चारों चीजों पे आप अपने एजेंडा बनाइए और उस पर वर्किंग कीजिए। ठीक, ड्रास्टिक स्टेप्स फिजिकल एक्टिविटी के संदर्भ में, डाइट के संदर्भ में, सप्लीमेंट के संदर्भ में, हर जगह पे आप ड्रास्टिक कीजिए। रूटीन बना दीजिए कि ऐसा ही होगा और फिर करिए। बिकॉज दत्ता से सिर्फ कनेक्टेड नहीं है, ये आगे की लाइफ से कनेक्टेड है, ये पूरी बीमारियों से कनेक्टेड है। ये इसकी बात है। अब हम बात करते हैं कि सप्लीमेंट तो हमने बताया। सप्लीमेंट समझते हैं कि सप्लीमेंट क्या है। वुमेन के लिए वो, या वुमेन की सुंदरता के, वुमेन की शरीर के स्वास्थ्य के लिए सप्लीमेंट कितना बड़ा रोल प्ले कर सकता है या करता है। तो देयर आर सो मेनी अमेजिंग हर्ब्स अवेलेबल। भारत में सबसे ज्यादा है, लेकिन TCM में भी बहुत ज्यादा है, जिसको ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन कहते हैं। यूनानी में है, सिद्धा में है। आप होम्योपैथ की बात करें तो आपके पास प्रचुर मात्रा में हर्ब्स मौजूद हैं जो सदियों से, हजारों साल से वुमेन की हेल्थ के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाने, एंड दे वर्क वंडर। वुमेन हेल्थ की बात की जाए तो उस पर बहुत अच्छा काम करते हैं। जैसे कुछ हर्ब्स के नाम आपने सुने होंगे, सतावरी है, तुलसी है, गुडूची है, अशोक है। अशोका की बात करें, अशोका रिष्ट वगैरह आपने बचपन से सुना होगा। ये साक्षी पे बेस्ड है। जितने भी टीवी पे आप कोई भी इनकी सहेली उनकी सहेली टाइप का चीज समझते हैं, सब कुछ बेस्ड है उस अशोका और इन तरह के हर्ब्स जो मैं बता रहा हूँ आपको। उस पे गोखरू है, ब्राह्मी है, जीरा है, मुलेठी है, दालचीनी है जिसको सिनामोन कहते हैं, कचनार है। ऐसे दर्जन भर हर्ब्स हैं जो वुमेन हेल्थ के लिए जाने जाते हैं। मैंने कुछ हर्ब्स यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश है, जिसको इस्तेमाल करके, जिसका एक्सट्रैक्ट लेके, जिसकी फाइनेस्ट कंसंट्रेशन लेके गोयंग ने बहुत सारे सप्लीमेंट्स बनाए हुए हैं। तो ये तो हुआ हर्ब्स की बात। अब मैं बात करता हूं कुछ मिनरल्स की, कुछ विटामिन्स की, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट हो सकते हैं, विटामिन्स हो सकते हैं, मिनरल्स हो सकते हैं, जो वुमेन की हेल्थ और ब्यूटी के लिए बेस्ट माने गए। तो विटामिन ए है, विटामिन ई है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, बायोटीन है, B11 कहते हैं, जिंक है, क्रोमियम है। ये सारे विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं जो वुमेन की ब्यूटी के लिए, वुमेन के हेल्थ के लिए, वुमेन के प्रिवेंशन ऑफ डिजीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो ये सारे के सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज मुझे बताइए कि यदि इन सारे और इन सारे के सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को, विटामिन्स को, मिनरल्स को, क्रोमियम, जिंक, बायोटीन, जो भी कुछ मैं बता रहा हूं, इन सारे को एक टैबलेट में ला दिया जाए, दोनों को मिला के एक टैबलेट में ला दिया जाए, या 1 चम्मच पाउडर में ला दिया जाए, और आपको दिया जाए कि ये 1 चम्मच पाउडर रोज लेना है या 1 टैबलेट रोज लेना है, तो ये कितना बढ़िया होगा। विल इट बी दैट ग्रेट? टाइप यस आपको लगता है कि यदि ये बहुत अच्छा होगा तो इन सारी चीजों को, इन हर्ब्स को और इन सारी के सारे विटामिन्स, मिनरल्स को यदि एक टैबलेट में, 1 चम्मच में ला दिया जाए तो कितना बेहतर हो। आप सब कह रहे हैं कि जबरदस्त हो, यस हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके खुद है, वो यंग में मौजूद है, और मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि वो इतना यूनिक क्यों है और इतना क्यों है।
तो अगला 3-5 मिनट में मैं ये चीज बताने जा रहा हूं। आपके पास 2 प्रोडक्ट हैं वुमेन हेल्थ और ब्यूटी के लिए। 2 प्रोडक्ट हैं वुमेन हेल्थ और ब्यूटी के लिए। पहला प्रोडक्ट का नाम है न्यूट्रीफेम। न्यूट्रीफेम, फेम इज फेमिनिन, फीमेल, फेमिनिन के लिए फेम इस्तेमाल है। तो न्यूट्रीफेम इज वन प्रोडक्ट। ये पाउडर फॉर्म में है और ये 500 ग्राम का पाउडर है, जिसको ग्लूकोज की तरह, कोई भी हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, माइलो जो भी आप पीते हैं उसकी तरह दूध में, पानी में लिया जा सकता है। दिस इज पाउडर 500 ग्राम। एक जो दूसरा सामान यहाँ आपको दिख रहा है, इसका नाम है ऑसम वुमेन। ये एक किट है। किट का मतलब इसके अंदर 1 लीटर का ये एक जूस है और इसमें ये एक टैबलेट का डिब्बी है जिसमें 60 टैबलेट्स हैं। मतलब टैबलेट और जूस का कॉम्बिनेशन है ये एक किट है पूरा का पूरा। इसका मतलब है ये ऑसम वुमेन। अब जो है ये दोनों के दोनों वुमेन के लिए, वुमेन की ब्यूटी के लिए, वुमेन के एंटी एजिंग के लिए जो है एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इसको क्विकली मैं आपको रन डाउन करके बता देता हूं कि क्या क्या है। सबसे पहले न्यूट्रीफेम को समझते हैं। ये 100% नेचुरल सप्लीमेंट है, पाउडर फॉर्म में, हर वुमेन के लिए, एनी एज, 6 months एंड अबव की बच्ची के लिए और 100 साल की, 110 साल की महिला तक के लिए, ये किसी भी महिला के लिए बेस्ट स्टफ है। ये जो है कंप्लीट न्यूट्रिशन तो देता है, डिजीज प्रिवेंशन की बात करता है और इसमें वंडरफुल रिजल्ट्स मिलते हैं इसके पीसीओडी पे, पीसीओएस पे या किसी तरीके के हार्मोनल डिसबैलेंस वाली चीजें यदि महिलाओं को कुछ भी हो रही हैं तो उसके लिए, क्योंकि ये लोडेड है शतावरी से, तुलसी से, अशोका से, गोखरू से, गुडूची से, इन सारी चीजों से लोडेड है और इसके अंदर विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, सब कुछ भरे हुए हैं। ये ग्रेट रिजल्ट्स देता है बहुत सारे सिम्टम्स पे, मूड स्विंग पे, हेयर फॉल पे, हेयर थिनिंग होने पे, आपका जो स्काल्प है वो जरा हेयर वहां से लूज हो रहा है उस पे, स्किन पे रिंकल आ रहा है, ग्लो कम हो रहा है, टाइटनिंग कम हो रही है उस पे, एक्सेसिव वेट गेन हो रहा है, आपका वजन जो है ज्यादा बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा है उस पे, मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ यदि आपका होने लग गया तो उस पे, आपका यदि पीरियड इरेगुलर हो रहा है तो उस पे, ब्लोटिंग पे, किसी तरीके का डाइजेस्टिव इशू हो रहा है उस पे। कहने का मतलब कि इसके दायरे इतने कुछ हैं और क्यों इतने दायरे हैं उस पे मैं आऊंगा, बिकॉज इसमें इतनी कुछ है कि वो सारे दायरे को एड्रेस करता है और एक का दूसरे से कनेक्शन है। आपके कैल्शियम को सेट करने के लिए विटामिन डी की पहले बात करेगा, फिर कैल्शियम की बात करेगा। आपके अंदर आयरन को रिस्टोर करने के लिए पहले फेरिटीन होना चाहिए। फेरिटीन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का एक टाइप है फेरिटीन। यदि फेरिटीन नहीं है तो आयरन संग्रहित नहीं होगा और आप आयरन डिफिशिएंट होने की संभावना में है, तो आपका फेरिटीन भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। तो एक समग्र, जिसको बोलते हैं ना होलिस्टिक रूप से ये काम करता है। और ये जो है ग्रेट इसलिए भी काम करता है क्योंकि इसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हाईएस्ट प्योरिटी की हैं और अमेजिंग क्वालिटी में रखी गई है। क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं यदि देखेंगे तो क्विक रूप में शतावरी है इसके अंदर। शतावरी क्या चीज है? तो इसको वुमेन के लिए अमृत कहा जाता है, महिलाओं के लिए अमृत कहा जाता है, आप इस्तेमाल भी करते होंगे शतावरी। तो शतावरी, इसको 100 रूट्स वाला पौधा भी कहा जाता है। तो शतावरी जो है बहुत पावरफुल हर्ब माना गया है ऋग्वेदा में और अथर्ववेदा में, जो कितने पुराने हो गए, हजारों हजार साल पुराना ग्रंथ है। तो ऋग्वेदा में और अथर्ववेदा में दोनों में शतावरी का वर्णन है और चर्चा वहां पे डिटेल में की गई है। और इंडिया में के लिए अमृत रिजुविनेटिंग हर्ब कहा गया है। तो शतावरी क्या करता है? तो ये हार्मोनल बैलेंस का काम करता है। और ये जो है पीसीओएस या पीसीओडी की जो हम बात कर रहे थे, हार्मोनल लेवल की बातें कर रहे थे, मेल हार्मोन और फीमेल हार्मोन के बैलेंसिंग की बात कर रहे थे, एचपीओ एक्सिस यदि आपको मेडिकल टर्म में मालूम हो उसकी बात करें, या ओवेरियन एक्सिस की बात करें, ये सारी चीजों में शतावरी सारी मेडिसिन से ज्यादा बढ़िया काम करता है, सारे मेडिसिन से ज्यादा बढ़िया काम करता है। और ये चीज हम जो है कहीं पे इस्तेमाल में नहीं रखते। इसके अलावा ये जो है आपके नई सिस्ट के फॉर्मेशन को स्टॉप करता है, कम करता है, रुका देता है। ध्यान से समझिए, सिस्ट। तो सिस्ट का फॉर्मेशन हर जगह पे हो रहा है, कहीं यूट्रस में हो रहा है, कहीं वहां पे हो रहा है, कहीं पे वहां पे हो रहा है, कहीं पे वहां पे हो रहा है। वुमेन में सिस्ट बनने की प्रक्रिया ज्यादा संभावित है और फिर वो जाके यदि मेलाइन हो गया तो कैंसरस हो जाएगा। तो सिस्ट की बनने की प्रक्रिया को ये प्रिवेंट करता है शतावरी। नॉट ओनली दैट, ये जो है आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करने में मदद करता है। लुक एट द बेनिफिट।
फैटी लिवर हो रहा था कोलेस्ट्रॉल की वजह से, वुमेन को हार्ट का प्रॉब्लम ज्यादा संभावित था, और ये कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने में मदद कर रहा है। तो ये एक तत्व है। इसके अलावा इसमें गोखरू है। गोखरू को जो है ओवल्यूशन को स्टिमुलेट करने के लिए जाना जाता है, मतलब ओवल्यूशन हो रहा है, मतलब जो क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन की जो बात की जाती है, या फिर सिस्ट फॉर्मेशन में इसका ये है कि वो उसको स्टॉप करने की भी बातें करता है। अशोका है, अशोका को तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी माना गया है, इसकी चर्चा करेंगे तो पूरा एक सेशन आपको लेना पड़ेगा। एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ये जो है एस्ट्रोजन लेवल को, जो महिला का हार्मोन है, उसको बूस्ट करता है, और थाउजेंड्स ऑफ ईयर से अशोका को पेनफुल पीरियड के लिए, हेवी मेंस्ट्रुएशन के लिए, ब्लीडिंग ज्यादा होने के लिए, ल्यूकोरिया के लिए, या वुमेन के लिए, जो भी गायनिक प्रॉब्लम की आप बात करें उसके लिए इसको जो है हमेशा से हजारों हजार साल से माना गया है और इसका इस्तेमाल होते रहता है। तो ये जो है पाल्मिटिक नाम का एक एसिड इसके अंदर होता है, अशोका के अंदर पाल्मिटिक एसिड होता है जो एक ग्लूकोसाइड्स का काम करता है, और ये जो है बहुत ही जरूरी मिनरल है जो हमारे गायनिक प्रॉब्लम्स के लिए बहुत जरूरी है, तो वो वहां पे आता है। और ये जो है यूट्रिन स्टिमुलेंट का भी काम करता है, यूट्रिन स्टिमुलेंट। और ये जो है आपके फंक्शन, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या रिप्रोडक्टिव के बाद उस सिस्टम को मेंटेन करने की बात है, उसको जो है ये एक रिजुविनेशन देता है, उसको एक बढ़िया से चलाता है। लोधरा है, लोधरा को भी एंड्रोजेनिक कहा जाता है, और इसीलिए ये ओवेरियन सेल डिसफंक्शन को कंट्रोल करता है। इन्फ्लेमेशन नहीं होने देता है आपके यूट्रस में या यूट्रीन कैविटी के अंदर, इन्फ्लेमेशन नहीं होने देता है। लुक एट द हर्ब्स, ये जो है आपके यूट्रस यूट्रीन कैविटी के अंदर इन्फ्लेमेशन नहीं होने देता है, तो ये जो है कितना बड़ा काम करता है। गुडुची, गुडुची को तो सब लोग जानते हैं, और वो एंटी इन्फ्लेमेटरी के लिए जाना जाता है। आपके महिलाओं में इन्फ्लेमेशन का प्रकार ज्यादा है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जो टिश्यूज में हो, तो ये उसको ओवेरियन सिस्ट की बात करें या इंसुलिन इम्बैलेंस की बात करें, यदि इसकी बात करें तो इन्फ्लेमेशन इन सब का रूट कॉज है, और यदि इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल किया तो ये सब चीजें कंट्रोल हो रही। तो मिला जुला के ऐसे बहुत सारे हर्ब्स इसके अंदर हैं। मैं शॉर्टकट में ये बताना चाहता हूं कि ये जो प्रोडक्ट है इसमें 47 वाइटल न्यूट्रिएंट्स हैं, 47। लुक एट दिस, 8 अमेजिंग हर्ब्स हैं, 16 इसके अंदर एसेंशियल विटामिन हैं, 16 एसेंशियल विटामिन हैं, और 9 के 9 की मिनरल्स हैं इसके अंदर, और 0 शुगर है, आर्टिफिशियल स्वीटनर भी नहीं है, इसके अंदर कोई स्वीटनर नहीं है। इसके अलावा ये जो है हर दिन की जरूरत है। वुमेन के लिए यदि कोई एक सप्लीमेंट दिया जाना चाहिए तो वो है न्यूट्रीफेन। डेली न्यूट्रिशन, एनर्जी एंड स्ट्रेंथ, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, हार्मोनल बैलेंस के लिए, स्ट्रेस रिलीफ के लिए, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट वेट मैनेजमेंट के लिए, बिकॉज वहां पे मैनेज होने की जरूरत है। हर एज फ्रेम में, प्री मेनोपॉजल, पेरी मेनोपॉजल, हर जगह पे वेट का अलग अलग कहानी है, तो वेट की बात हुई। एनर्जी बूस्टर का काम करता है, नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, और वर्ल्ड क्लास क्वालिटी पैरामीटर्स पे बना है। आपके डब्बे पे सारे आइकॉन्स मिलेंगे, चाहे वो HACCP हो, WHO GMP हो, हलाल हो, सब कुछ मिलेगा। अब इसको समझेंगे तो ये आपके इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, विटामिन मिनरल्स की बात करता है, एसेंशियल हर्ब्स हैं, और शुगर फ्री है। ये चीजें मैंने डिस्कस की। इसके अलावा एक और चीज है, ये क्या चीज है? तो 100% RDA ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन D एंड विटामिन K2 ये देता है। इसको समझिए किस तरीके से है, कितनी बड़ी बात है ये। और भारत में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो ये देता है जो मैं बता रहा हूं। भारत में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है, इंडिया में अभी कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसमें 47 वाइटल न्यूट्रिएंट हैं प्लस 16 एसेंशियल विटामिन हैं। ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है, इतना रिच, इतना पावरफुल कोई प्रोडक्ट नहीं है। 0 शुगर वाला कोई प्रोडक्ट नहीं है। और ये जो बात मैं बता रहा हूं, लास्ट लाइन, वैसा कोई प्रोडक्ट नहीं है। क्या प्रोडक्ट, क्या बात बता रहा हूं? RDA, जिसको बोलते हैं रेगुलेटरी रिकमेंडेड डेली अलाउंस, कि आपको कोई चीज की कितनी मात्रा हर दिन लेनी है। तो जो आपकी कैल्शियम की मात्रा है, जितना डोज आपको कैल्शियम लेना चाहिए, जितना विटामिन D आपको रोज लेना चाहिए, और जितना विटामिन K2 आपको रोज लेना चाहिए, ये तीनों का तीनों पूरी की पूरी RDA की मात्रा में इसका 2 चम्मच लेने से पूरा हो जाता है कमाल की बात। क्योंकि थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कैल्शियम की, हम बात कर रहे थे विटामिन D की, और हम बात कर रहे थे आपके धूप में नहीं निकलने की। और मैं आपको एक सोल्यूशन दे रहा हूं कि आपके पास प्रोडक्ट है जिसका 2 चम्मच आप यदि रोज लेते हैं तो आपका कैल्शियम, आपका विटामिन D, आपका K2, सारा का RDA पूरा हो जाता है, रिकमेंडेड डेली अलाउंस पूरा हो जाता है।
तो ये इकलौता प्रोडक्ट है जो इस तरीके का है। हार्मोनल इम्बैलेंस, एनर्जी लेवल, फटीग, हेडेक होता है, मूड स्विंग होता है, पीसीओडी है, वेट इशू है, घुटने में इशू है, डिप्रेशन हैं, ये सारी चीजों के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोडक्ट है। इलाज के लिए नहीं है, प्रिवेंशन के लिए, प्लीज ध्यान रखें। अब प्राइस की बात कर लेते हैं। प्राइस समझिए कैसा है। प्राइस ऐसा है कि 1299 इसका प्राइस है, 1299 रुपए। और आपके लिए, जैसा नेक्स्ट मनी में आपके लिए स्पेशल प्राइस है, और वो प्राइस है 999 रुपए। सिर्फ 999 3 डिजिट का प्राइस है, और ये सारा कुछ आपके लिए मौजूद है जो स्पेशल प्रोडक्ट है। और किसी भी वुमेन को, इफ यू हैव एनी वुमेन इन योर लाइफ विच इज मदर, सिस्टर, वाइफ, एनीवन, you should gift this to her, not for one day, for continuous using. At least एक क्वार्टर यूज करके, एक क्वार्टर गैप करके, एक क्वार्टर यूज कर सकते हैं। बट यदि आप कोई भी हेल्थ ड्रिंक लेते हैं तो वो कोकोआ पाउडर और शक्कर पीने के बजाय इस पे आए, इसको इसलिए कि आपकी सारी प्रिवेंशन हो सकती है उन बीमारियों से, उन एजिंग से, उन प्रॉब्लम से, उन वेट गेन से आप जो है डिफरेंट तरीके से डील कर सकते हैं। अब हम दूसरे प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रोडक्ट है ऑसम वुमेन। इसका नाम ही है ऑसम वुमेन, AWSM वुमेन। ऑसम नाम ही बताता है, इसका पर्पस पूरा कर देता है। पर्पस क्या है इसका? कि आप ऑसम दिखें। आप फिजिकली, मेंटली, कोई भी हेल्थ की बात करें, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, वो ऑसम होना चाहिए। आपका हेल्थ ऑसम होना चाहिए, ऑसम ग्लो होना चाहिए आपके पास, ऑसम स्किन का टेक्सचर होना चाहिए, आपका हेयर ऑसम होना चाहिए, आपके नेल ऑसम होने चाहिए, सब कुछ ऑसम होना चाहिए। तो ऑसम करने के लिए ये प्रोडक्ट है। तो ऑसम सपोर्ट आपके वेट मैनेजमेंट को भी मिले, आपके बॉडी शेपिंग को भी मिले, ये वैसा प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट जैसा मैंने बताया किट के फॉर्म में है। इसमें टैबलेट है, एक डिब्बी है टैबलेट का ये वाला, और आपका ये बॉटल है। ये क्या कर रहा है? तो ये आपका सुपर एक्टिव एनर्जी आपको दिन भर दे रहा है, रिलीफ कर रहा है आपके वीकनेस से, हेडेक, एनीमिया, मूड स्विंग, एंटी एजिंग, इम्यूनिटी, ये सारी चीजें इसके अंदर मौजूद है। इसकी ये इंग्रेडिएंट लिस्ट आपको दिख रही है यहाँ पे, जिसमें इतनी सारी चीजें हैं जो मैं अभी गिना रहा था, उससे कई गुना ज्यादा है। और इसके और आगे बढ़े और इसको देखें तो ये ऑसम केयर पैक है। इसके अंदर टैबलेट है, इसके अंदर सिरप है, और इसके अंदर पूरा का पूरा ये सेट है। दो चीजें हैं, टैबलेट है और जूस है। जूस 1 लीटर का है जो 1 महीना चलेगा, एक व्यक्ति यूज करेगा तो, और टैबलेट 60 है, 1 महीना चलेगा, एक व्यक्ति यूज करेगा तो 2 टैबलेट रोज है। तो ये टैबलेट और जूस साथ में लेने वाली चीज है। जूस मतलब लिक्विड है जिसमें बहुत सारे मेडिसिन को कंसंट्रेट फॉर्म में रखा गया है। इसको कोई बीमारी से इसका कनेक्शन नहीं है, ये सप्लीमेंट है। कोई भी हेल्दी वुमेन ले सकती है, कोई भी बीमार वाली वुमेन ले सकती है। किसको कोई इशू है तो ले सकती है, नहीं है तो ले सकती है। प्रेग्नेंट वुमेन ले सकती है और नॉर्मल वुमेन ले सकती है। ये वाली चीज हमेशा ही बेस्ट है। प्रेगनेंसी हो, लैक्टेशन हो, कोई भी स्टेज हो लाइफ का, ये वाले आप 12 महीना ले सकते हैं। दिस इज द बेस्ट सप्लीमेंट एंड टॉनिक यू कैन टेक। सारी बातें हमने की। और ग्लो विथ कॉन्फिडेंस की बात करें, ये किट की बात हुई। अब इसकी भी प्राइस समझ लेते हैं क्विकली। ऑसम वुमेन पैक जो है 60 टैबलेट प्लस 1 लीटर जूस वाला एक सेट है, एक पैक है। इसका MRP है 1250, 1250 रुपया, और ऑफर प्राइस जो है वो 799 रुपीज है। आप इसको 799 रुपीज में ही सिर्फ ले सकते हैं। सब बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं दोनों। ये सारे सर्टिफिकेशंस जो आप देख रहे हैं वो आपको पैक पे मिलेंगे, और ये आपके नेक्स्ट शॉपिंग में अवेलेबल है। आप कभी भी इसको ले सकते हैं। अभी मैं बहुत ज्यादा आपका समय लिया हूँ, 57 हो गया, मैंने आपका 1.25 घंटा ले लिया है। आर वी डन फॉर टुडे? थैंक यस सर, थैंक यू सो मच सर। आज काफी डिले हुआ, लेकिन आज वीमेन पावर को हमें टाइम देना था। उन लोगों ने काफी पार्टिसिपेशन उनका ज्यादा था। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस फेबुलस सेशन। गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर।